नमस्कार, मैं उन सैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। देवभूमि न्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लोक गायन के क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी नाम कमाया है। साथ ही वो म्यूजिक डायरेक्टर भी रही हैं और जो महिलाओं को लोक गीतों का ज्ञान भी देती हैं। मेरे साथ मौजूद है पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी। मैम, देवभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अ, आपने उस समय से अपने गायन की शुरुआत की है और अपने करियर की शुरुआत की है जिस समय लड़कियों के लिए गायन करना या कुछ गाना बजाना जंग लड़ने जैसा होता था। तो आपका ये गायन का करियर कैसे शुरू हुआ और ये रुचि आपके अंदर कैसे पैदा हुई? देखिए, किसी भी काम करने के लिए ये नहीं देखा जाता कि उसमें कितनी उलझनें हैं या उसमें कितनी रुकावटें हमारे लिए आएँगी। और उसको जो है, अगर हम पहले ही डर गए तो फिर हम मर गए। और अगर हमारे में ये काबिलियत है कि हम इसको कर सकते हैं और हमको अपने आप पे विश्वास है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा लक्ष्य, अगर हमारे लक्ष्य पाने की हमारी जो धारणा है वो अगर पक्की है, तो हमें कोई डिगा नहीं सकता। अपने आप से ही मरता भी है आदमी और अपने आप से भी जीता भी है आदमी। तो अगर मैं उसी समय अगर डर जाती, तो शायद था कि उस समय बहुत सारा ये भी था 50 के दशक में। वैसे तो अभी भी मैं देखती हूँ कितनी बार, बहुत सारी बहनों से सुनती हूँ कि हम मांगल नहीं गा सकते शादियों में जा कर के। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मैं खुद जब मांगल गाने के लिए शादियों में गई, तो फिर वो उन्होंने ये देखा कि अरे पैसा भी मिल रहा है इसमें, तो चाहे पैसे के लिए चाहे कैसे भी, लेकिन फिर वो अब सब जगह जाती हैं और अब वो मतलब झंझावात नहीं झेलनी पड़ती उनको, है ना। तो वही है कि 50 के दशक, वो तो दशक ही ऐसा था बहुत पहले। तो उस ज़माने में जो था, गाना बजाना तो बहुत दूर की बात है। लड़कियां जो थी घर के अंदर ही रहती थी और घुटन भरी जीवन था हमारा। और जो हमारे बुजुर्ग बुझे, जो दादी नानी जो भी रहे होंगे उस ज़माने में, तो बड़ा सा घूंघट में रहना और ये सब कुछ था उनके लिए। और फिर जो है घर के अंदर रहना, या ज़्यादा से ज़्यादा जाते तो खेतों में जाना है, ऊपर जंगलों में घास काटने के लिए जाना है, सारा घर संभालना है। क्योंकि पुरुष वर्ग वहाँ पर सब जो थे बाहर ही रहते थे और अधिकतर सेना में ही थे। तो नारी वर्ग जो है वो हमारे यहाँ की जो थी रीढ़ थी उस समय। वैसे तो आज भी है, लेकिन वो बात नहीं है अब नहीं, अब तो बहुत सरल जीवन है। तो तब जो है, जब मैं छोटी थी, तो पिताजी जो है जब पूजा करते थे तो मैंने सब बोलना सीखा होगा तब। अब उस समय जैसे भी है हकलाते हुए जैसे भी बोला होगा, इंसान बोलना शुरू करता है जब, तो स्पष्ट नहीं होता। लेकिन अगर उसमें स्वर है उसके गले में, तो वो लक्षित परिलक्षित हो जाता है। तो पिताजी मेरे को अपने साथ, जैसे वो ये पूजा कर रहे हैं तो मेरे को अपने साथ बैठा लेते थे और बोलते थे बेटा सुनते रह, गा तू भी। तो मैं फिर वैसे या देवी छलबभूति चु विघ्न विष्णु मायती शब्दिता नमस्तच्छे ऐसे जैसे बोलती होंगी मैं, लेकिन स्वर अच्छा था मेरा। तो इस तब देखा उन्होंने कि अरे ये तो अच्छा गाती भी है। लेकिन जब ढाई ढाई दो दो ढाई साल की हो गई मैं, तो तब जो है तब स्पष्ट बोलने भी लगी होंगी और अच्छा भी गाने लगी होंगी। तो वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ एक लैंसडाउन में। तो वो सैनिक छावनी है वहाँ पर, बहुत सुंदर जगह है। और तो वहाँ पर मेरे को जो है फिर वो एक कंपटीशन में ले गए और फिर मैं वहाँ राधा बनी और मैं उसमें स्टेट लेवल पर फर्स्ट आई। तो फिर मेरे को स्कूल में भर्ती कर दिया गया। सब टीचरें बहुत खुश हो गई कि ऐसा कलाकार हमारे स्कूल में आ जाएगा, सभी सोचते हैं। तो उन्होंने मेरे को एडमिशन वहाँ दे दिया। और उसके बाद जो है मैं सभी जितने भी समारोह होते थे स्कूल की तरफ से, वहाँ सब जगह जाती थी और सब जगह हम फर्स्ट ही आते थे। एक और भी थी मेरे साथ, तो वो दीदी मेरे से बड़ी थी, उनका नाम था माधुरी भदोला, और उनके साथ जाती थी। तो ऐसे बहुत सारी टीचर्स मेरी थी। तो वो देखते थे कि जब ये किसी भी ये समारोह में जा रही है तो अलग से भी मेरे को पढ़ाते थे वो, सॉलमन बहन जी। हमारे उस समय बहन जी बोलते थे टीचर्स के लिए ना। और
बहुत सारी टीचर्स थी, ऐसे बाऊखंडी बहन जी थी, ऐसे बहुत सारे थे। तो वो मेरे को अलग से भी पढ़ाते थे कि बेटा तेरे क्लास में जो छूट गया, तू उस समय प्रैक्टिस के लिए गई थी, तू इधर आ, सुन ले, इसको सीख ले। तो ये भी था। फिर ये भी होता है कि किसी के जीवन बनाने के लिए किसी को अपने शब्दों में एक ऐसी गति लानी पड़ती है कि वो उसको चुभ जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा केकई माता ने कहा भगवान राम को वनवास भेज दिया। आज अगर वनवास नहीं गए होते तो रावण जिंदा होता। तो उन्होंने उनको तो पता था, वो तो भगवान थे, उनको तो पता था। इसलिए जो है वो माता केकई जब उनसे मिलने के लिए वन में आई तो उन्होंने सबसे पहले माता केकई के पैर छुए। वो अपनी माँ के पैर भी छू सकते थे, लेकिन वो उनको बहुत प्यार करते थे ताकि इनके मन में ये ना हो शंका कि अभी इसने मेरे से दुखी है, मेरे से वो है। वो तो क्षणिक हुआ उनके लिए। लेकिन वही रोल जो था फिर मेरे ताऊ जी को करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मेरे भाई की लड़कियां हैं, वो तो इधर उधर शादी कर देगा उनकी, और मैं तो अपने लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगा। बस मैं उस समय 4-5 साल की थी, मैंने सुन लिया ये बात। और फिर मैं तो घर आई और मैंने अपनी माँ से बोला, मैंने कहा तुम मुझे शादी तो नहीं करोगी? मेरी माँ अजीब परेशान हो गई कि ये क्यों पूछ रही है सीधा, इसका कल का बच्चा और आज ही मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा शादी की बात। तो वो समझ गई कि जरूर इसने कुछ सुना है। तब उसने कहा, इसने मेरी माँ ने कहा कि शादी तो होती है सबकी, लेकिन तुम क्या करना चाहती हो? तो मैंने कहा मेरे को ना मास्टर नहीं बनना है। तो उन्होंने कहा कि मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ूंगी। उसके बाद शौक भी था मुझे गाने का और खौफ भी था मेरे साथ, कहीं मेरी शादी तो नहीं कर देंगे। तो मैं पढ़ती भी थी। अब क्या हुआ कि जब छठी क्लास में आई तो मेरे माता पिता ने मना कर दिया। तो उस समय हमारे यहाँ छठी क्लास में तो शादी भी हो जाती थी, मतलब इतने 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 छोटे बच्चे की शादी हो जाती थी उस ज़माने में ना। तो मेरे को जो है उन्होंने कहा कि बेटा अब किसी समारोह में नहीं जाना, स्टेज पर नहीं जाना और गाना भी नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते, है ना। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर मैं बहुत अटूट जैसे गई ना, मतलब बुखार आ गया मेरे को। तो मेरे प्रिंसिपल जो है उन्होंने फिर पिताजी को समझाया कि इसको क्लासिकल सिखवाइए आप, आपको तो पता है कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है ना। यहाँ वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। तब फिर जो है मेरे को उन्होंने जो है फिर अपने साथ ले गए और मुझसे कहते थे कि झूठ नहीं बोलना, एक किसी के सामने हाथ नहीं पसारना, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को सिखाई जो अभी तक मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। उनका स्वरूप मेरे को दिखता है उस समय कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर तब उन्होंने कहा कि तेरे से कोई पूछेगा कहाँ जा रही है तो तू बिल्कुल मत बोलना कि मैं क्या करने जा रही हूँ, ऐसे बोलना कि पिता के साथ गई थी, वो झूठ नहीं है। तो मेरे को लेके जाते थे वो बाहर और फिर मैं वहाँ पर सीखती थी। और अगर 4 दिन के लिए गई होंगी तो 40 दिन, उन्होंने बोला कि 40 दिन का याद करके जाएगी, सुबह 4 बजे से और 12 बजे रात तक। ये मैं रियाज़ करती थी वहाँ। और उसके बाद जब अपने घर आती थी तो एक बहुत अंधेरे कोने में जहाँ पर कि सामान रखा रहता था, हमारे यहाँ बोलते हैं ढैपुर उसके लिए, तो वहाँ जहाँ सामान रखा रहता है तो वहाँ बैठ करके मैं रियाज़ करती थी बहुत धीमी आवाज़ में, ताकि कहीं सुनाई न दे। और उसके बाद जैसे ही हाई स्कूल करा मैंने, तो मैंने जो है प्रभाकर 6th ईयर कर लिया था इलाहाबाद से। और उसके बाद फिर मैं अपनी स्कूल में जब टीचर बन के आई तो तहलका मच गया सारे में। अरे कल की लड़की ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है भाई? अरे इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या, ये कहाँ जा रही है साड़ी पहन करके? और ये जो है ड्रामा तो नहीं कर रही कुछ ना। पर जब उनको पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है, ये गाने बजाने की टीचर बन गई। अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक दीदी मिली थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि ऐसे-ऐसे मधु जब मैंने तेरे को देखा ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही? मैंने कहा कहाँ जा रही? तब पता लगा कि मेरे को कि टीचर बन गई। तो सबने कहा कि भई गाना बजाना भी विषय होता है। तब उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया, बहुत हज़ारों बच्चों को पढ़ाया। आज जो है प्रिंसिपल हो के रिटायर हो रहे हैं सब। कोई कलाकार बना है, कोई कुछ। बहुत मतलब सारा जीवन ऐसे ही मैंने, उस समय ही मैं अधेड़ उम्र की हो गई थी, सुन लीजिए। जैसे उस समय जब कोई कार्य शुरुआत करते हैं और आपने गायन बजाने में अपने करियर की शुरुआत करी, काफ़ी मुसीबतें भी आपके सामने आई होंगी, काफ़ी कठिनाइयाँ आई होंगी, और तो आपको भी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, और जो आपके इसी करियर को आगे बढ़ाने में किसका ज़्यादा सपोर्ट आपको मिला है? मेरे को सपोर्ट मिला मेरे टीचर्स का, मेरे माता पिता का।
और मेरे गाँव के लोगों का। जब मैं अपने गाँव जाती थी ना, अब जो है बहुत धीमी आवाज़ में जब मैंने उसको रियाज़ करा, तो मैं अपने गाँव गई होंगी, तो मैं अपनी ताई के साथ, भाभी जितने भी थे गाँव के, वो लोग घास काटने के लिए जाते थे। मैं छुट्टी होती थी लॉकडाउन में 2 महीने की, ये जाड़ों के दिनों में, तो मैं उनके साथ मैं उनके पीछे उनके साथ चल जाती, भाभी मैं भी आ रही हूँ। तो माँ भी बोलती थी, चली जा कोई बात नहीं। तो फिर मैं चल जाती थी उनके साथ, और वहाँ पर मैं फिर रियाज़ करती थी, ज़ोर-ज़ोर से गाती थी, जितने ज़ोर-ज़ोर से गा सकती थी। क्योंकि वहाँ पर घना जंगल था, तो कोई किसी के साथ आवाज़ कहीं बाहर नहीं जाएगी। मेरी ताई जी भी थी, तो उन्होंने उन्होंने भी मेरे को सिखाया बहुत सारा, और भाभियाँ उन्होंने भी मुझे गाना, क्योंकि वो सबके सामने तो गा नहीं सकती, लेकिन मेरे को तो सिखा सकती हैं, जो उनको आता है, जो उन्होंने सुन के सुना होगा। उस ज़माने में जो था, पुरुष वर्ग जो है वो स्वांग भी करते थे, महिलाओं के कपड़े पहन के, फिर डांस वांस सभी करना उन्होंने। तो ये महिलाएं सब ये खिड़कियों से झांक झांक के देखती रहती थी। तो फिर उसमें कोई फिर और बढ़िया आया होगा उस ज़माने में, उसने फिर अलग ग्रुप बनाया महिलाओं का, फिर उनको कराया। फिर धीरे धीरे वो भी अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं बहुत, एक शौक भी था और एक ख़ौफ भी था। तो पढ़ना भी था मुझे, कि मुझे कहीं मेरी शादी ना कर दें, इसलिए मुझे टीचर बनना था। इसलिए मेरे को जो है ये डर भी था कि कभी ऐसा ना कर दें। तो इसलिए मैं जो है सुबह 4 बजे उठती थी, अपना किताबें पढ़ती थी, स्कूल का जो होता था वो, और उसके बाद फिर स्कूल गई। स्कूल से सुबह जो है 4 बजे से रियाज़ करा, फिर उसके बाद 7 बजे स्कूल गए, 7-8 जो भी है, अगर दिन का स्कूल है तब है। तो स्कूल से आने के बाद फिर स्कूल का काम करा और फिर रियाज़ करने बैठ गए। तो 12-12 बजे तक मैं, सुबह से 4 बजे से 12 बजे तक, वही मेरे को आदत अभी भी पड़ी हुई है। तो सबसे कठिन काम मेरे लिए जो है ना, खाली बैठना है। कोई ऐसा आपकी लाइफ का कोई ऐसा गीत जो आप दर्शकों को सुनाना चाहती हैं? वो ये है, वैसे तो बहुत सारे गीत हैं, पर ये है कि मैं जो है जब छठी क्लास में थी, तो जिस समय पिताजी ने मेरे को मना करा कि अब नहीं जाना स्टेज पर, तो उसमें मैंने ये वाला गाई थी। उसमें मैं बहन बनी थी, तो उसमें मैं चैती गाया था ये। तो फूली गे छो देना नैना, ए गुछ तो मैना का फुआ, बासण बेगो बैणा मेरी बैणा, ए गुछ तो मैना, कसी छाई झूली मेरी, लागी छनाराई, कशी सुरमाई भैंसी, पुशुली बिराई, धुण की चातुरी कैसी, धुण की चातुरी कैसी, मालूशाई दैणा नरैणा, ए गुछ तो मैणा का फुआ, बासण बेगो बैणा मेरी बैणा, ए गुछ तो मैणा। और इसके बाद मैंने स्टेज पर जाना छोड़ दिया था। और तन रे गोकुड़ियों ने मन रे गोकुड़ियों, गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे, ओलू गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया होगा उस ज़माने में। उसके बाद जब ये डांस गाने का काम मैंने छोड़ दिया, जब स्टेज पर नहीं जाती थी, मैं गाती भी नहीं थी, तो स्टेज पर मतलब स्कूल में, वैसे तो छुपके तो मैंने रियाज़ करा, लेकिन जब नहीं जाती थी तो मेरे जो और टीचर्स मेरे को देख के बोलते थे, बेटा ऐसे कर, नाटक में तो भाग ले सकती है ना। तो फिर उन्होंने मेरे को नाटक में शामिल किया। और फिर मैं क्या करती थी, छोटे बच्चे जो होते थे ना, 4-5 साल के, 6-7 साल के, उनको चुपचाप से अंधेरे एक जगह में ले जा करके तब उनको सिखाती थी मैं, ये गाओ, ये डांस करो, मतलब अपनी भड़ास उन पे निकालती थी, तो उनको सिखाती थी। फिर ऐसी आदत पड़ गई पीछे रहने की, सबको आगे बढ़ाने की। तो एक गुरु तो पीछे ही रहता है, कभी आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता। तो वही जब हाई स्कूल के बाद सर्विस पे आई तो एक गुरु बन गई, तो फिर वही हो गया ना। फिर बड़ी तो जवानी तो कभी आई नहीं जीवन में। और उसके बाद फिर आकाशवाणी नज़ियाबाद में चली गई, तो उस समय पुरुष वर्ग ही होता था, म्यूज़िक कंपोज़र, संगीतकार जो है म्यूज़िक वो पुरुष वर्ग ही होता था। तो पहली महिला उस समय अखबार में छपा,
तो तभी भी मेरे को ऐसा एहसास नहीं था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं, कुछ कुछ था ही नहीं ऐसा। तो वो अखबार में छपा, वो भी मैंने पढ़ा, तो कितने मेरे से बोलते थे कि तूने पढ़ा ये क्या, ये कितनी बड़ी बात है ये। मैंने कहा बड़ी बात क्या है, इतनी मेहनत करी है, मुझे पता है कि अथाह समुद्र है, तो अभी तो बहुत कुछ करना है। तो ऐसे कर करके फिर जो है आकाशवाणी में फिर वहाँ 32 साल सर्विस करी। वहाँ भी बहुत सारे कलाकारों को आगे बढ़ाया, हज़ारों किलोमीटर पैदल पैदल भी गई, गाँव में ढूंढ ढूंढ के लाई वहाँ से जो अच्छे कलाकार थे। अगर जिसने जरा सा किसी को गुनगुनाते देख लिया, बाथरूम में सुन लिया, फिर उस घर गई होंगी, फिर उसको भी खींच के लाई। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि महिला थी मैं, और एक दृढ़ संकल्पित थी, और दूसरी चीज़ बहुत नियमबद्ध थी, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी मतलब थोड़ा दृढ़ स्वभाव भी मैंने वहाँ पर अपना बदल दिया था। मैम आपने म्यूजिक टीचर का काम भी किया है, आपने कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आज जब वो सम्मान पाकर आपने एक रूढ़िवादिता को तोड़कर इतना कुछ संघर्ष कर अपने जो कलाकार है, जो आपके स्टूडेंट रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया, तो आज कैसा लगता है? देखिए, ऐसा होता है कि जब मेरा कलाकार जो है उसको बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे सम्मान मिला है। वाकई एक गुरु को यही वो होता है। ऐसे ऐसी बहनें मैंने देखी हैं कि जो इतने बड़े घूंघट में रहती थी, यार आज वो उनका नाम रोशन है, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो भी मुझे वही सम्मान देती है। जब उनके यहाँ कुछ होता है तो वो बोलती हैं कि दीदी आप आओ, दीदी आप आओ। हालांकि मैं जा नहीं पाती हूँ, अब एक अकेला कहाँ कहाँ तक जाएगा, है ना। तो जा नहीं पाती हूँ, लेकिन फ़ोन पर वो लोग बात कर लेती, दीदी हमें बहुत वो मिलता है, सहारा मिलता है। कभी किसी की कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेते हैं कि दीदी मुझे क्या करना चाहिए इसमें। तो मैं कहती देखो सकारात्मक ही इसमें सोचना चाहिए, नकारात्मक सोचोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सकारात्मक सोचो, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर कलाकार एक से एक कलाकार हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनके खाने के लिए 2 रुपए नहीं थे, आज मांगल लोकगीत गाते हैं जब सब जगह, तो उनके घर में जो है अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाते हैं, अपने खान-पान का खर्चा भी खुद उठाते हैं। कहते हैं हमें किसी के सामने माँगना नहीं पड़ता, चाहे पति हो, चाहे कोई हो, मेरे भाई हो, चाहे कोई हो, है ना? तो वो बहुत बड़ा संतुष्टि उस समय होती है। ऐसे-ऐसे कलाकार रहे जिनके साँस की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब गाना शुरू करा उन्होंने, यहाँ पर इतनी ज़ोर से गा रहे हैं, जैसे नीचे अभी भी गा रहे हैं, तो उनको जो है साँस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। कितने घुटनों के होते थे, नृत्य करा उन्होंने तो नृत्य में ठीक हो गए। है ना। और सबसे बड़ी चीज़ सम्मान जब मिलता है ना उनको, तो फिर कितनी बड़ी होती बात। जब वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ, और अगर वो, मैंने अभी तक किसी को दुखी होते हुए नहीं देखा, है ना। मंगल गीत, जो मंगल गीत की बात करें, आप मंगल गीत भी आप करती हैं, तो जब वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन अब जैसे हम देखते हैं तो शादियों में शुरुआत मंगल गीत से ही होती है, तो वो दौर कैसा रहा है और आज कैसा लगता है जब आप देहरादून में आई और मंगल गीत आपने शादियों में गाया, आपने अभी बताया, और महिलाओं से वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली, तो उससे वो कैसा लगता है आज सोच कर? देखिए ऐसा है कि मैं जब देहरादून में आई तो उसके भी कारण होते हैं। ईश्वर ने, मैं सोचती हूँ, मुझे इसीलिए भेजा दुनिया में, तो वो मेरा लक्ष्य, वो मेरा ही कर्तव्य भी है, और कर्तव्य के लिए कोई अहंकार नहीं होता। मैंने अपना कर्तव्य ही समझा है उसको, कि मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पर मैं आई देहरादून में, तो यहाँ पर मैंने देखा शादियों में ऊट-पटांग गीत बज रहे थे यहाँ पर। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मैंने कहा मेरे लिए तो धिक्कार है, अगर यहाँ के हमने अपनी संस्कृति नहीं है यहाँ पर, तो भई इससे बढ़िया तो ऊट-पटांग गीत गानों से तो आज मेरी यार की शादी है वही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? तो इसलिए मैंने सोचा कि तेरा तेरा मच्छी मारने वाला मर गया, अब मच्छी खा तू। ये गाने बज रहे थे। तो शादी में कैसे ऐसे अपशगुन वाले गाने तो नहीं बजने चाहिए ना, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए ही धिक्कार है इसमें। और मैंने फिर उसी दिन से प्रण करा कि मैं यहाँ की सारी महिलाओं को अपने घर में बुलाऊँगी, और मैं यहाँ घर बनाया। फिर मैंने घर बनाया यहाँ, मैं तो यहाँ बना रही थी घर। मैंने सोचा था अपने गाँव में जाऊँगी, वहाँ घर बनाऊँगी। हमारा जो घर था उसका टूटा हुआ था, उसको ना यमकेश्वर नहीं, ससुराल में गढ़ामोला वहाँ पर है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी जगह है वो। तो मैंने सोचा था वहाँ बनाऊँगी और वहाँ पर संगीत साधना केंद्र अपना खोलूँगी। तो पर मेरे को ईश्वर ने कहा कि ना, कहाँ जा रही है वहाँ, यहाँ रह। तो
बिगड़े भी यहीं से हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग देखा देखी करके तो सुधरेंगे भी यहीं से। आज सारी दुनिया में गाए जा रहे हैं मांगल, तो मेरे लिए कितनी संतुष्टि की बात है। और फिर जो है तब मैंने यहाँ पर अपने घर में बुलाया, और अगर 100 महिलाओं ने सीखा तो 100 ग्रुप बन गए उनके। अब फिर कोटद्वार गई, फिर जगह जगह भी जाती हूँ सिखाने के लिए। मेरठ भी गई अपने लोक संस्कृति सिखाने के लिए। वहाँ पर सुभारती कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर मेरे को बुलाया और मैं कितने अच्छे से फिर इनको भी ले गई मैं अपने साथ। और इन्होंने वहाँ के बच्चों ने, और बच्चों ने कितना बढ़िया उसको आत्मसात किया, क्योंकि संगीत जानकार थे वो, इसलिए उनको सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं साउथ कोरिया भी गई, तो वहाँ भी मैंने जो है वहाँ के लोगों के सब जगह गाया, तो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा, है ना। तो संगीत ऐसी चीज़ है कि उसको आप किसी सीमा रेखा में नहीं बांध सकते। अब मोहम्मद हुसैन थे, आकाशवाणी में आए नाजियाबाद में, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप गढ़वाली, आप सीखो गढ़वाली लोकगीत। और सीमा अनिल सहगल, सनावर अली खां, ऐसे बहुत सारे थे। मैंने कहा सीखो, उनको सिखाया। और धन मेरी धनुली धना धन तेरी लस कमर, जो हम मतलब जो कोई आम जनता नहीं गा सकती, जिसको उसको उन्होंने इतना बढ़िया गाया कि किसी को हद नहीं, क्योंकि संगीत में प्रवीण थे वो, है ना। और उसी में जो है कि मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले ले मोला मेरा बा, ये मैंने सीमा अनिल सहगल को सिखाया, उन्होंने गाया वहाँ पर, कितना बढ़िया गाया। संगीत सब सीख सकता है जिसको सीखना है। अगर किसी ने सारेगामा सीखा हुआ है ना, तो वो किसी भी क्षेत्र का है, वो सीख सकता है संगीत, कोई भी भाषा का लोकगीत सीख सकता है, कोई कठिन नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि समर्पण की भावना होनी चाहिए। मैम आपको पद्मश्री भी मिला है, और आपके बारे में एक चर्चा ये भी चलती है कि आप ऑडिशन का जो फॉर्म है वो साथ में लेकर चलती थी। जैसे ही कोई गाने बजाने वाला कलाकार आपको मिल गया तो आप उसका फॉर्म भी साथ में भरा देती थी। तो मैम जो ये पद्मश्री मिला और ये जो फॉर्म भराने का किस्सा, ये कैसा रहा है, और जब आपको पद्मश्री मिला तो वो आपको फिर कैसा लगा? देखिए, पद्मश्री जो मिला है वो मेरी लोक संस्कृति को ही मिला है ना। तो मेरे उत्तराखंड को ही मिला है, मेरी माटी को ही मिला है। तो उसमें जो है मतलब मुझे तो आश्चर्य तो होना ही था। मैंने कभी सम्मान किसी से, मेरे को बहुत सम्मान ऐसे ही मिलते रहते हैं, जहाँ मैं कहीं पर भी गांव में चल जाऊँ, वो सिर माथे पे रखते हैं वो मुझे। तो ये क्या कम सम्मान है ना। वो ये है कि ये तो इसमें इस सम्मान में सबने मेरे को जान लिया, जिन्होंने मेरे को नहीं भी जाना था उन्होंने मेरे को जान लिया। तो ये उसकी बहुत बड़ी काबिलियत है इस सम्मान की, और इस सम्मान के लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को सबके सामने जो है इस विद्या को प्रदर्शित करने का मौका दिया, है ना। तो आज दूर दूर से मेरे पास आ रहे हैं लोग, और वो मेरे बारे में जान करके, तो वही होता है ना, जब सामने आएगा इंसान तभी तभी तो उसके बारे में जानेगा कोई, या उसकी विद्या के बारे में जानेगा कोई। तो आज जो है, आज सब जगह से मेरे को संदेश आते हैं कि दीदी हम आपसे मिलने आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ कब आओगे। तो यही कम सम्मान होता है क्या? ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना। और गांव-गांव में तो वो मेरे आकाशवाणी में थी, तो तब जो है वो भी रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी मैं, जहाँ कोई नहीं गया हो, क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी होती थी कि किसी गांव में वो मीडियम वेव था, तो वो ऊपर-ऊपर चल जाती थी उसकी वेव्स, और नीचे नहीं सुनाई देता था, मतलब उसमें घाटी में नहीं सुनाई देता था। तो फिर जब घाटी-घाटी गई मैं, हर ऊपर-ऊपर पहाड़ों में गई, सब जगह गई मैं, तो फिर अगर मेरे को अच्छा कलाकार मिला तो मैंने उसको बोला होगा कि तू भर और ऑडिशन देने आ जाना, ऑडिशन दे दें आ जाना ना। तो बेचारे ऐसे भी होते थे कि उधार लेके भी आते थे वो ऑडिशन देने के लिए। फिर हम ऐसे ऐसे थे कि एक रोटी सब्जी लाए होंगे वहीं से बांध करके अपने लिए, और नजियाबाद गर्म था, उनको क्या पता कि इतना गर्म होता है, वो खराब हो गए ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा इधर लाना जरा, तेरे तो मैंने कहा खराब हो गए। तब अपने घर से ही उसको दिया होगा खिलाने के लिए। तो वही, अगर मैं दूसरे के लिए सोचूंगी तो दूसरा मेरे लिए भी सोचेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक थी हमारे यहाँ, मैं जब कोटद्वार में कुछ दिन मैंने वहाँ भी पढ़ाया, तो वहाँ पर एक थी शारदा देवी, वो 4th क्लास में थी। तो वो शारदा देवी थी, तो वो सारे टीचर्स से बोलती थी, बहन जी जो कुछ भी मंगाना है अभी मंगा लो, मैं बाद में नहीं मिलूंगी आपको। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं काहे के लिए बोलती है ये।
अब वो भी उसके पीछे-पीछे उन्होंने देखा कि कहाँ जाती है ये आगे, तो वो म्यूज़िक रूम के बाहर बैठ कर के ना सुनती रहती थी। तब उन्होंने मेरे को बुलाया टीचर्स ने, कहने लगी मधु इधर आ, तेरे को बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाएँगे हम। तो क्या कर रही वो, जैसे ही गेट खुला और बच्चे बाहर निकले ना, प्राइमरी के बच्चे बाहर अपने घर जाने के लिए, तो वो कहती थी, अम्मुआ की डारा को अलिया बोले, अम्मुआ की डारा को अलिया बोल, छांटे हो जाओ, बस आ गई, छांटे हो जाओ, दूर हो जाओ, अम्मुआ की डाल, ऐसे करती थी वो सीखती थी ना वहाँ, जब मैं वो गाना वो सिखाती होंगी उनको बागेश्वरी राग, तो वो सुनती रहती थी, उतने से सीख गई। और उसके बाद जो है फिर बच्चों के साथ जब उनको छोड़ने जा रही है तो वो गाना गा रही है वहाँ पर, और फिर उनसे ये भी बोली कि दूर हो जाओ, बस आ रही है, दूर हो जाओ, किनारे हो जाओ, कितनी बड़ी बात है। फिर उसका भी फॉर्म भरा है, उससे मांगा, इतना बढ़िया गाती थी वो, मांगा बहुत बढ़िया। तो उनको जिनको किसी ने नहीं पूछा होगा उनको भी खींच के लाई मैं। जमुना देवी इतना बढ़िया वो गाती थी, क्या नाम उसका, झुमेलो लोकगीत, आहा, ऐसा मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। एक भागीरथी देवी थी, वो जागर गाती थी, कितना बढ़िया गाती थी वो जागर, किस चीज का जागर नहीं आता था वो, हर चीज के जागर लोग गाते हैं, इतना बढ़िया गाती थी, कौन नहीं गाता था। एक कमलेश आर्य थी वहाँ पर नजीबाबाद में ही, आज उसका जो है इंटर कॉलेज है उसका, विकलांग आश्रम उसने खोला हुआ है। कितनी खुशी होती मेरे को, कितनी कितनी खुशी होती। एक हेमंत देवी चौहान थी, वो बाथरूम में सुना मैंने उसको गाते हुए, तो खींच के लाए, चल इतनी आवाज, अच्छी आवाज है तो ये स्टेशन काहे के लिए खुला हुआ है, तुम लोगों के लिए तो खुला हुआ है जो अच्छा गाते हैं। एक ऐसे थे कि वो सैक्सोफोन बजा रहे थे किसी बारात में, मैंने उनको फॉर्म में सिग्नेचर कराए, मैंने कहा अपना नाम बताओ ये, और उनके मैंने कहा ऑडिशन देने आ जाना उस दिन, स्वर परीक्षा है। कि जी मैं कैसे आऊँगा, मैंने कहा नहीं अपने ये साज लेके आओगे उस दिन, और उनको पास कर दिया। ऐसे ऐसे रहे कि किसको बांसुरी, कहीं दूर बांसुरी बज रही वहीं गई, और फिर उससे बोला चल फॉर्म भर, ऐसे ऐसे आज एक से एक इतने बड़ा नाम कमा रहे हैं, तो वो कम थोड़ा है क्या, वो कितना बड़ा सम्मान है वो भी। मैं तो अपने आप को वही बहुत बड़ा सम्मान समझती हूँ। मैम बात करें अगर उत्तराखंड की संस्कृति की, तो आज जो शादियों में भी हम देखते हैं बाहर के गाने ज़्यादा चलते हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर? देखिए उत्तराखंड की अपनी संस्कृति अगर भूल गया जो संस्कार, वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। ये गुनेर जी की दो पंक्तियां हैं जो मैंने हमेशा आत्मसात करी। और जब जो है हम इधर उधर भागते रहेंगे और अपने माँ पिता को नहीं पूछेंगे, तो माँ पिता ही है हमारी जो संस्कृति है, तो उनके बारे में भी हमको ज्ञान होना चाहिए। जब वो दुनिया से चले जाएंगे तब उनके बारे में पूछोगे क्या तुम, कौन बताएगा तुम्हें, कोई नहीं बताएगा, है ना। तुम जितना तुम समझ सकते हो उनके बारे में, दूसरा नहीं समझ सकता उनके बारे में, है ना। तो वही है संस्कृति हमारी। अगर हमारी संस्कृति विलुप्त हो गई तो उसमें बहुत मुश्किल है। अब मैंने जो है ये लॉकडाउन में 15 किताबें लिखी, उसमें स्वरलिपि सहित लिखी, वो मर तो नहीं सकती अब, ये तो पूरा मेरे को विश्वास है कि मर तो नहीं सकती, कभी ना कभी तो आओगे तुम नीचे, आसमान में उड़ने वाले नीचे कभी ना कभी तो आओगे, है ना, तब तुम्हें दिखेगा। और अगर क्लासिकल जानते होंगे तो वो उनकी ध्वनि भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो शास्त्रीय ज्ञान है ना, शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है व्यवहारिक ज्ञान। इसलिए जो भी युवा हैं वो आएँ और जब भी मुझसे समय लें और मेरे से सीखें। मैं उनको हर चीज़ सिखाऊँगी, गायन, वादन, नृत्य, हर चीज़, है ना। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं कि जो विदेशों में भी रहते हैं और वहाँ से वो पीएचडी कर रहे हैं और वो मुझसे पूछते हैं। अब मेरे लिए मेरा उनके लिए हर समय मेरा उनके लिए न्योछावर करती हूँ मैं, है ना। अब वो समय कब लेंगे वो उन पे उनकी काबिलियत पर इस वो होता है ना। मैम अंत में कोई आपकी लाइफ का बेहद जो आपके दिल के बेहद करीब कोई गीत हो, वो आप दर्शकों को सुनाना चाहें? देखिए गीत तो सारे बहुत अच्छे हैं, सब एक से एक बहुत ही बढ़िया लोकगीत हैं। लेकिन जो है एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है ना, तो डांडा पीछा बाबा जी, काली चकुएड़ी, यखुली बाबा कनक की जालू। अब वो ऊंचे पहाड़ के पीछे उसका ससुराल है। उस जमाने में आने जाने का साधन भी नहीं था, उससे ससुराल कैसे जाऊंगी कि पिताजी वहाँ अपना घर छोड़ करके,
कितना बड़ा वो है। एक माँ जिसने अपनी बेटी को ब्याह करके दे दिया, वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करती उसके ससुराल में कि तू वो मत कर, तू वो मत कर। अरे भाई, उसको तूने जो जहाँ जा रही है बेटा, उस घर को तूने संभालना है, ये देती है उसको, ये गुण उसको देती है। और वही माँ फिर यही बोलती है कि मेरी साबासी छाबा डांडा ये बे डांडा ये उखिली जलू भैंसी डांडा ये बे डांडा ये वखी खिखलू खीरा डांडा ये बे डांडा ये। कितना बढ़िया है। वो माँ उससे बोल रही कि बेटा 2 मिनट के लिए तू यहाँ पर आ जा, पहाड़ के ऊपर, मैं यहाँ पर भैंस भी वहीं पर ले जा रही हूँ, तेरे लिए खीर बना के भी वहीं खिलाऊंगी तेरे को, पर 2 मिनट के लिए तू आ जा बस। वो ऐसे नहीं बोलती कि तू आ, चल घर में आ, अपने मायके आ, तू क्यों नहीं आई इतने दिनों से, तूने क्यों नहीं अपना घर छोड़ छाड़ के आ। नहीं, उसको बोलिए थोड़ा सा बेटा अपना काम कर ले, तू सारा काम निपटा करके 2 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, मैं तेरे लिए खीर वहीं पर लाई हूँ, वहीं पर खिलाऊंगी तेरे को, और फिर मेरे को संतुष्टि हो जाएगी, मैंने अपने बच्चे को खिला दिया। कितना बड़ा संस्कार है, कितनी बड़ी सोच है, बता, है ना। तो इन सब लोकगीतों को अगर तुम सीखोगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि आहा कितना बढ़िया, कितने सृजनात्मकता थी हमारे पूर्वजों में, और शास्त्रीय संगीत की भी कितनी बड़ी उनमें काबिलियत थी कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोकगीत की धुनें बनाई, ऐसी ऐसी धुनें थी हमारे लोकगीतों की, उनमें राग थे, उसमें विद्वानों ने उनको एकत्र करके और उनमें राग का नाम दे दिया, दुर्गा, भूपाली, भैरवी, भैरव, ये सब। तो कितनी बड़ी बात है। पर अपनी तरफ देखोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा, है ना। जाते क्या हो बल डालूमा ऐली फिर गोलीमा, इधर उधर पेड़ के ऊंची टहनियों तक भी चले जाओगे ना, लेकिन आओगे फिर धरती पर ही। तुम आसमान में हवाई जहाज में उड़ोगे कितनी देर तक, आओगे फिर धरती पर ही। इसलिए जो है अपनी धरती से प्यार करो, अपनी जन्मभूमि से प्यार करो। अगर एक एक जगह की संस्कृति बचेगी तो हमारा भारत जो है ना किसी से पीछे नहीं रहेगा, और वसुधैव कुटुंबकम की जो उसकी धारणा है ना वो कार्यान्वित होगी, और पूरा विश्व जो है उसमें भारत का एक परचम लहराएगा। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, और आपने सुना पूरा कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, और कैसे खुद ही नहीं बल्कि एक म्यूजिकल टीचर के तौर पर भी इन्होंने अपना पूरा जीवन कलाकारों को आगे बढ़ाने में कैसे व्यतीत किया है। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।